कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। गुप्त वंश जो चौथी से छठी शताब्दी में एक ताकतवर साम्राज्य था, के बाद करीब 1000 साल तक भारत में कोई ऐसा शासन नहीं था जो पूरे देश को जोड़ सके। फिर 1526 में मध्य एशिया, जहां आज के उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं, से बाबर नाम का एक शख्स है। बाबर वह था जो तैमूर, जो कि एक मध्य एशियाई विजेता थे, का पूर्वज था। बाबर खैबर दर्रा, जो कि पुराना रास्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, के रास्ते भारत आया और उसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। यह साम्राज्य लगभग 200 साल तक रहा। 1600 तक मुगलों ने भारत के ज्यादातर हिस्से पर अधिकार जमा लिया था, लेकिन 1707 के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगा और 1857 की क्रांति में हारने के बाद पूरी तरह खत्म हो गया। मुगल काल में भारत में बड़ा बदलाव आया। हिंदू लोग ज्यादातर थे, लेकिन शासन मुगल सम्राटों, मुस्लिम शासकों के हाथ में था। कुछ सम्राटों ने सभी धर्मों का सम्मान किया, कुछ ने हिंदू संस्कृति को अपनाया और कुछ ने मंदिरों को तोड़ दिया और मूर्तियों को नष्ट किया। मुगल साम्राज्य अपने जोर पर मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजा शामिल थे, से थोड़ा बड़ा था। जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो कई छोटे राज्य अलग हो गए और इन्हीं ने मुगल शासन को और कमजोर कर दिया। आइए अब जानते हैं बाबर की कहानी। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तैमूर का वंशज था। तैमूर एक बड़े विजेता थे जो मध्य एशिया से भारत तक पहुंचे। उनकी मां कुतलू निगार खानम चंगेज खान की वंशावली से थी। चंगेज खान जो कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। 1483 में बाबर का जन्म हुआ। 1494 में जब वह 11 साल 4 महीने का था, तब उसके पिता की मौत हो गई और उसे फरगाना नामक छोटे राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी। इतनी कम उम्र में उसने दुश्मनों से लड़ना पड़ा। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बताते हैं कि बाबर के रिश्तेदार और उज्बेक सरदार शाहबानी खान, जो उज्बेक जनजातियों के नेता थे, उनकी रियासत छीनना चाहते थे। बाबर ने अपने चाचा से समरकंद, जो कि एक ऐतिहासिक शहर जो कभी तैमूर वंश की राजधानी था, वापस पाने की कोशिश की। 2 बार असफल प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बार हार गया। बाद में शाहबानी खान ने समरकंद समेत बाबर की सारी रियासतें छीनी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में लिखा है कि उसने समरकंद फरगाना के लिए खो दिया, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने दोनों ही खो दिए। फरगाना और समरकंद खोने के बाद वह काबुल की ओर चला गया और 1504 में काबुल हड़प लिया। अगले 1400 साल भले ही उसने उज्बेकों से अपनी रियासतें लौटाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। फिर उसने भारत की ओर अपना ध्यान लगाया। भारत में बाबर के आने से पहले क्या माहौल था, आइए एक नजर डालते हैं। 15वीं सदी के पहले हिस्से में तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, टूट गया था और राजनीतिक व्यवस्था बिखर गई थी। सैयद और लोदी वंश आए, लेकिन वे मजबूत नहीं थे। स्थानीय रईस, जिन्हें नोबल्स कहा जाता था, वो बहुत असंतुष्ट थे और वो किसी भी मौके पर विद्रोह कर देते थे। उत्तर पश्चिमी इलाके अराजकता से भरे थे, जिससे केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो चुका था। मध्य भारत में गुजरात, मालवा और मेवाड़ जैसे 3 बड़े राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। बाबर की आत्मकथा और इतिहास बताते हैं कि हम उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों की कड़ी जैसा था। कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो इन राज्यों को मिलाकर रख सके। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत छोटे छोटे राज्यों का समूह था, जो किसी भी आक्रमणकारी का आसान शिकार बन सकता था। बाबर के भारत आने की कई वजह थी। बाबर के लिए भारत पर हमला करना आसान था, क्योंकि पंजाब और दिल्ली का शासन मजबूत नहीं था। इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम लोदी सुल्तान था, एक बड़ा राज्य बनाना चाहते थे, जिससे कुछ अफगानी सरदार नाराज थे। बिहार और पंजाब के कई शासकों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजपूत शासक भी उसके विरुद्ध साजिश कर रहे थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम के चाचा ने बाबर से संपर्क किया और उसे बुलाया ताकि वह भारत पर हमला करे। बाबर की मुख्य वजह थी उसकी महत्वाकांक्षा। वह हमेशा भारत की स्थिति समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन सही मौका नहीं मिल पाया।
समरकंद जीतने में असफलता के बाद उसने भारत को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का मौका माना। भारत की दौलत। उस समय भारत सोने और धन दौलत की भूमि के रूप में जाना जाता था। बाबर का पूर्वज तैमूर पहले ही पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था और वहां से भारी मात्रा में खजाना लेकर गया था। बाबर को लगता था कि चूंकि तैमूर का वहां अधिकार रहा है, इसलिए उसे भी इन क्षेत्रों पर अपना हक जमाने का पूरा अधिकार है। काबुल की कम आमदनी। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार बाबर के अधीन जो क्षेत्र थे, जैसे बदख्शा, कंधार और काबुल, उनसे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपनी सेना और प्रशासन का खर्च ठीक से चला सके। इस कारण बाबर चाहता था कि भारत के लिए संपन्न इलाकों जैसे पंजाब को जीतकर वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और एक स्थायी आधार बना सके। उज्बेकों का खतरा। बाबर को इस बात की चिंता थी कि काबुल पर उज्बेक हमला कर सकते हैं। इस वजह से उसे भारत एक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना लगने लगा, जहां वह अपने शासन की नींव मजबूत कर सकता था और बाहरी खतरों से भी खुद को बचा सकता था। बाबर की जीत की क्या वजह थी? नवंबर वर्ष 1525 में बाबर 12,000 सैनिकों के साथ भारत आया। जब वह पेशावर पहुंचा तो उसे ये पता चला कि दौलत खान लोधी ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसने बाबर के अमीरों को सियालकोट से निकाल दिया है। इसके बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी और डटे रहने का निश्चय किया। उसकी जीत के कई कारण थे। घुड़सवार और तोपखाने का मिश्रण। बाबर ने घुड़सवार सेना और तोपखाने का बहुत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। उसके 2 तुर्की तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने पानीपत की लड़ाई में शानदार काम किया। इतिहासकार रसब्रूक विलियम्स का कहना है कि बाबर की जीत में तोपखाने ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजाओं की एकता का अभाव था। भारत के शासक सिर्फ अपने अपने राज्य तक सीमित थे। वे किसी बाहरी आक्रमण या विदेशी खतरे के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला नहीं कर पाए। बाबर ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और एक एक करके इन शासकों को पराजित कर दिया। बाबर का व्यक्तित्व। बाबर जन्म से ही एक कुशल सेना नायक था। कठिन परिस्थितियों में भी वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता था। उसे युद्ध की रणनीति और तकनीकों की अच्छी समझ थी, जिससे वह हर बार दुश्मन से एक कदम आगे रहता था। इब्राहिम लोदी का बुरा व्यवहार। इब्राहिम लोदी अपने अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह अफगान सरदारों को अपमानित करता था और उनका भरोसा खो चुका था। इसी वजह से कई अफगान सरदार बाबर की ओर झुक गए और इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए। अनुशासित सेना। बाबर की सेना बहुत ही अनुशासित और प्रशिक्षित थी। उसके सैनिकों को यह पता होता था कि युद्ध में कहां और कब हमला करना है। इसके विपरीत भारतीय सेना बहुत ही अव्यवस्थित थी। इब्राहिम की अक्षमता। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इब्राहिम लोदी एक नौजवान और अनुभवहीन शासक था। उसे युद्ध की समझ नहीं थी और वह अपनी सेना को ठीक से संगठित भी नहीं कर पाता था। बिना किसी स्पष्ट योजना के वह युद्ध में उतर जाता था, जो उसकी हार का कारण बना। बाबर का व्यक्तित्व और उसका योगदान। बाबर केवल एक महान सेनानायक नहीं था, बल्कि एक बेहद प्रभावशाली और बहुआयामी व्यक्ति था। वह तुर्की, अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जो न केवल उसकी जीवन की घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थितियों की भी पूरी झलक देती है। हालांकि इसमें कुछ कालखंड हैं, जैसे 1500 से 1800 तक और 1800 से 1900 तक, जिनकी जानकारी कम है। फिर भी ये रचना उस समय की सबसे विश्वसनीय दस्तावेजों में से मानी जाती है। बाबर को प्रकृति से अत्यधिक लगाव था। उसने काबुल और भारत में अनेक बाग बगीचे लगवाए और उनमें सुंदर फलदार पेड़ लगाए। उसे संगीत का शौक था और पोलो, जिसे उस समय चौगान कहा जाता था, खेलना पसंद था। भारत पर अपने अनुभव के आधार पर बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तान उसे सुंदर नहीं लगा, न कि यहाँ के लोग दिखने में आकर्षक थे और न ही उनके सामाजिक तौर तरीके, लेकिन साथ ही उसने यह भी माना कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी है और मालवा जैसे राज्यों का भी उल्लेख किया। हालांकि भारत का उसका विवरण एक विजेता की दृष्टि से था, इसलिए उसमें कई बातें व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह से प्रभावित थीं। इस तरह बाबर एक ऐसा शासक था जिसमें साहित्य, संस्कृति, युद्ध नीति और प्रकृति सभी को लेकर गहरी समझ और रुचि थी। उसकी यही विशेषताएं उसे भारत के इतिहास में एक अनोखा स्थान देती हैं। अब जानते हैं शेरशाह सूरी की कहानी। सन 1529 में
शेर खान और जलाल खान ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हर साल कर देने की शर्त पर अपनी जागीर वापस पा ली, यानी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी जमीनें फिर से मिल गईं। सन 1530 में चुनार के शासक जलाल खान की मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर खान ने जलाल खान की विधवा लद मलिका से विवाह कर लिया। इस विवाह से उसे चुनार का मजबूत किला और बहुत अधिक दौलत प्राप्त हुई, जिससे उसकी राजनीतिक और सैन्य स्थिति और मजबूत हो गई। शेर शाह एक साहसी सैनिक, सफल विजेता और कुशल प्रशासक था। उसे पढ़ाई लिखाई का शौक था और वह विद्वानों को सम्मान देता था। इतिहासकार डॉक्टर कुरंगो कहते हैं, अगर शेर शाह 50 वर्ष और जीवित रहता तो शायद वह अकबर जैसे महान कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें औरंगजेब जैसी कुछ कठोरताएं थीं, जैसे कि कट्टर सोच और उदारता की कमी। सन 1531 में हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया और जीत लिया। इसी बीच शेर शाह ने अपनी सेना को मजबूत करने का कार्य जारी रखा। बिहार के लुहानी सरदार उसकी बढ़ती हुई शक्ति से जलने लगे और उन्होंने जलाल खान को अपने पक्ष में कर लिया। इससे शेर शाह को राजनीतिक चुनौतियां मिलने लगी। शेर शाह ने पंजाब को हुमायूं के भाई कामरान से छीन लिया और उत्तर भारत के खोखर कबीलों को दबा दिया, जो उस समय अस्थिरता फैलाते थे। उसने झेलम नदी के पास रोहतासगढ़ का किला बनवाया, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। यह किला राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। मालवा के शासक मालू खान कादिर शाह ने हुमायूं के खिलाफ युद्ध में शेर शाह की कोई मदद नहीं की थी, जिससे नाराज होकर शेर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। कादिर शाह बिना युद्ध किए ही गुजरात भाग गया। शेर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया और जब कादिर शाह ने माफी मांगी तो शेर शाह ने उसे क्षमा कर दिया। शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह ने केवल 5 वर्ष शासन किया, लेकिन इतने कम समय में उसने प्रशासनिक व्यवस्था से बड़े बड़े सुधार किए। उसने भूमि कर व्यवस्था को सुधार कर किसानों के हितों में बना दिया, सेना को सशक्त किया और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया। उसने खेती योग्य भूमि की माप की और उस जमीन से कितनी फसल निकलती है और उस क्षेत्र की बाजार में कीमत क्या है, इन सभी बातों के आधार पर कर तय कर दिया। उसने किसानों को ये विकल्प दिया कि वे चाहे तो कर नगद दें या फसल के रूप में। इससे किसानों को राहत मिली। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा नामक व्यवस्था शुरू की, जिसमें किसानों और सरकार के बीच साफ साफ करार होता था कि कौन कितनी जमीन पर खेती करेगा और कितना कर देगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई। उसने जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को कमजोर किया और उसकी जगह शाही नियंत्रण को बढ़ावा दिया, जिससे कर सीधे सरकार को मिलता था और किसानों का शोषण कम हुआ। शेर शाह ने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया। हिंदू स्कूलों को आर्थिक मदद दी और मुस्लिमों के लिए अरबी और फारसी के मदरसे बनवाए। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और रहने की व्यवस्था। उसने संस्कृति, साहित्य और कला को भी बढ़ावा दिया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो बिना धार्मिक भेदभाव के सभी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। इतिहासकार इर्स्किन कहते हैं, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी इतनी समझदारी नहीं दिखाई जितनी इस अफगान ने दिखाई। अंग्रेजी इतिहासकार कीव भी कहते हैं कि कोई भी शासक, यहाँ तक कि अंग्रेज भी शेर शाह जितनी प्रशासनिक बुद्धिमत्ता नहीं दिखा सके।